प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में पाठ नंबर 11 है, जिसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। इस पाठ को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर 22 वर्ष के हुए तो इनकी शादी कर दी गई। लड़की का नाम था मृणालिनी देवी। शादी के कुछ ही समय बाद ये विलायत चले गए थे। इनकी 5 संतानें हुई और इन्होंने अपने सभी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था अपने घर पर ही की। इसके साथ इनको उत्तरी और पूर्वी बंगाल के चक्कर लगाने पड़ते थे, क्योंकि काफ़ी बड़े जमींदार भी थे, काफ़ी रिच फैमिली से रिलेटेड थे ये। तो जब ये ग्रामीण क्षेत्र में गए तो वहाँ रहकर इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनकी भलाई के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे कार्य किए थे। इसके साथ इनका मानना था कि जो बच्चों का लालन पालन है सीधे साधे वातावरण में होना चाहिए, देहाती ग्रामीण क्षेत्र में हो और प्राकृतिक वातावरण की गोद में होना चाहिए। आगे देखते हैं चैप्टर को। आखिर उन्होंने शांति निकेतन को अपने मन के अनुरूप विद्यालय बना दिया। शांति निकेतन क्या था? जब ये अपने पिताजी के साथ गए थे ना हिमालय की यात्रा पर, तो इन्होंने पश्चिमी बंगाल में खोला था एक छोटा सा आश्रम, शांति निकेतन बोलपुर में खोला था वो। तो उसी शांति निकेतन को इन्होंने अपने मन के अनुरूप, अपनी इच्छा अनुसार क्या किया, विद्यालय में परिवर्तन कर दिया उसका। पहले छोटा सा आश्रम था, फिर विद्यालय बना दिया। 1901 में यह विद्यालय चालू हो गया, जो कि अब बढ़ते बढ़ते विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में देश दुनिया में प्रसिद्ध है। और जो बोलपुर में जो इनका छोटा सा विद्यालय था, पहले आश्रम था फिर विद्यालय, 1901 में वह विद्यालय के रूप में चालू हो चुका था। अब बढ़ते बढ़ते वह यूनिवर्सिटी बन चुका है, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से देश दुनिया में जाना जाता है। आगे देखिए, आश्रम बने साल भर भी नहीं हुआ था। 1901 में बना था ना, मतलब लगभग पूरा साल भी नहीं हुआ था कि मृणालिनी देवी का देहांत हो गया। मृणालिनी कौन थी? इनकी पत्नी। तो इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 1903 से 1907 तक बड़े दुख के दिन रहे। जो ये 4 साल रहे ना, इनके काफ़ी बड़े दुख से भरे हुए दिन रहे इनकी। उनकी दूसरी बेटी रेणुका, इनके पूज्य पिताजी, इनका छोटा बेटा शमी, तीनों एक एक करके चल बसे और कवि को गहरा शोक दे गए। देखो, पहले इनकी पत्नी की मृत्यु हुई, फिर इनकी बेटी की मृत्यु हुई, इनके पूज्य पिताजी जो महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी मृत्यु हुई, और इनका एक बेटा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ये सब रविंद्रनाथ टैगोर को बहुत गहरा आघात देकर गए। कवि पारिवारिक कर्तव्य तो निभाते रहे। पारिवारिक कर्तव्य क्या था? जैसे एक बेटा भी चल बसा, बेटी भी, पिताजी भी, पत्नी भी। जो बच्चे थे, जैसे इनकी 5 संतानें थी, 2 की मृत्यु हो चुकी थी, 3 बच्चे बचे थे इनके। इसे आगे प्रेज करने से पहले कुछ क्वेश्चन हमारे मौखिक वो कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, नयन तुम्हारे पायन देखिते रयेछ नयने नयने। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये पहला वह गीत जिस पर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको अपने पिताजी द्वारा 500 रुपये का इनाम प्राप्त हुआ था। यह वही उसी गीत की पंक्तियां हैं। जिसका अर्थ क्या था? आंखें तुमको देख न पाती क्योंकि बसे हुए हो आंखों में। आंखें तुमको देख इसलिए नहीं पा रही क्योंकि तुम मेरी आंखों में ही बसे हुए हो। सेकंड क्वेश्चन, 17 वर्ष की उम्र में रविंद्रनाथ को विलायत क्यों भेजा गया? जैसे वो 17 साल के हुए तो इनको विलायत क्यों भेजा गया था? क्योंकि मतलब क्वेश्चन हमारे इस तरह से रहेगा कि 17 वर्ष की उम्र में रविंद्रनाथ को विलायत इसलिए भेजा गया था कि पढ़ लिख कर बड़े अफसर या फिर बैरिस्टर बन जाए। वकील होता बैरिस्टर। थर्ड क्वेश्चन, गीत नाट्य वाल्मीकि प्रतिभा में किस विषय का वर्णन किया गया है? अभी हमने पढ़ा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वाल्मीकि प्रतिभा में इन्होंने किस विषय का वर्णन किया है। जो वाल्मीकि है वो पहले ना डाकू थे, उसके बाद ये महाकवि बने। तो किस तरह से बने, कैसे बने, उसका इसमें वर्णन किया गया है। फोर्थ देखिए, रविंद्रनाथ ने बच्चों के लिए कौन कौन सी कविता पुस्तकों की रचना की? रविंद्रनाथ टैगोर ने बच्चों के लिए, अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, बच्चों से रिलेटेड जो इन्होंने कविताएं लिखी थी, शिशु और शिशु भोलानाथ। ये 2 आपको याद रखना है, शिशु और शिशु भोलानाथ। वैसे इन्होंने पहली जो कविता थी ना, वो थी विष्टि पड़े टापुर टुपुर, लेकिन यह पूछा गया कविता पुस्तकें कौन सी थी? वो थी शिशु और शिशु भोलानाथ। ये 2 कविता पुस्तकों की उन्होंने रचना की थी। कवि पारिवारिक कर्तव्य तो निभाते रहे,
पर परिवार से बंधे नहीं रहे। जैसे परिवार में इनकी पत्नी भी नहीं थी, इनके पिताजी भी नहीं थे, माता जी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, 3 बच्चे बचे थे। पारिवारिक कर्तव्य तो निभा रहे थे, लेकिन परिवार में ना बंधे नहीं रह पाए कि घर में रहकर ही इन्होंने मतलब जीवन यापन करना शुरू किया। देश प्रेम उन्हें परिवार से बाहर भी ले गया। देश के प्रति इनका जो अगाध प्रेम था वह उनको बाहर भी, मतलब कई बार ये विदेशों में भी गए। स्वदेशी आंदोलन, भंग विरोधी आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में उन्होंने नेता का काम संभाला। स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय उस विभाजन को रोकने के लिए जो आंदोलन किया था, राष्ट्रीय शिक्षा का जो आंदोलन था, ये इन तीनों आंदोलनों में बताया गया कि एक नेता का इन्होंने काम संभाला, मतलब ये हेड थे उन तीनों आंदोलनों में। फिर भी शैक्षणिक और सामाजिक कामों के कारण उन्होंने अपने साहित्यिक यश में कभी कोई रुकावट नहीं आने दी। फिर भी शैक्षणिक मतलब ये शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते, ये चाहते थे कि समाज में हर एक बच्चा शिक्षा को प्राप्त करे, और सामाजिक और समाज कल्याण के जो काम कर रहे थे उन सामाजिक कामों के कारण उन्होंने अपने साहित्यिक यश क्या था आगे पढ़ेंगे हम, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी, साहित्य में काफ़ी प्रसिद्धि इनको कैसे प्राप्त हुई थी, इसमें कभी इन्होंने रुकावट नहीं आने दी थी। कवि ने कुल 11 बार विदेश यात्राएं की। रविंद्रनाथ टैगोर ने कुल 11 बार विदेश की यात्राएं की थी। 1912 की यात्रा में कई नामी अंग्रेज लेखकों, कलाकारों और विचारकों से उनकी गहरी मित्रता हुई। जैसे ये विदेश जाते, अंग्रेजी शासन था ही, तो उस यात्रा में इन्होंने कई जो नामी अंग्रेज यानी प्रसिद्ध अंग्रेज थे उस समय के, काफ़ी लेखक जो रहे हैं, कलाकार थे और विचारक जो अच्छे लेखक साहित्यकार थे, उनसे इनकी गहरी मित्रता हो गई थी। सिद्ध कवि येट्स, नाम याद रखने हैं इसलिए पेंसिल से ऐसे लगा रखी हैं। प्रसिद्ध कवि येट्स और कवि और लेखक जो थे, मतलब कवि एक नाम दिया इन्होंने येट्स, दूसरे इन्होंने जैसे कलाकार बताया, कलाकारों से उनमें एक कलाकार का नाम बताया इन्होंने रोथिन्स्तायन उनके सबसे श्रद्धावान प्रशंसक बने। कवि येट्स थे और जो कलाकार रोथिन्स्टाइन थे सबसे अधिक इनके प्रशंसक होता तारीफ करने वाले, जिससे अब फैंस हो जाते हैं, सेम वो बात है। उन्हीं के प्रोत्साहन से कवि ने अपने कुछ गीतों और कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किए। इन्हीं के प्रोत्साहन, इन्होंने मोटिवेट किया ना येट्स और रोथिन्स्टाइन ने, तो इनके प्रोत्साहन के कारण कवि ने अपने कुछ गीत और जो कविताएं इन्होंने जो पहले हिंदी में लिखी थी ना इन्होंने, तो बाद में इनका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया। ये रचनाएं गीतांजलि नाम से प्रकाशित हुई, जो इन्होंने मतलब अंग्रेजी अनुवाद किया ना, ये रचनाएं गीतांजलि नाम से प्रकाशित की गई। इस नाम से एक बंगला गीत संग्रह पहले ही प्रकाशित हो चुका था। गीतांजलि के नाम से एक बंगला गीत संग्रह पहले ही प्रकाशित हो चुका था। अंग्रेजी गीतांजलि का विदेशी पाठकों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे इन्होंने अपनी कुछ कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया ना और गीतांजलि के नाम से उनको प्रकाशित किया, तो अंग्रेजी गीतांजलि का विदेशी पाठकों पर, जो विदेशी पाठक मतलब जो अंग्रेजी पढ़ने वाले थे, उन पर बड़ा गहरा प्रभाव हुआ। इस पर कवि को सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि संसार का सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है। आज भी यही है, आज भी सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ही होता है। तो कवि को 1913 में संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। पुरस्कार में प्राप्त 1,20,000 की पूरी रकम कवि ने शांति निकेतन आश्रम के कामों में लगा दी। देखो 1913 में जो रकम मिली 1,20,000, ठीक है, ये देखिए आप, आज से कम 7-8 साल पहले की, तो 100 साल पहले का ही लगा लो, जैसे 2020 लगा हुआ है, तो वैसे तो 107 साल, तो उस समय इनको जो ये रकम मिली 1,20,000, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज़्यादा रकम थी ये। आज भी इतनी मिलती है तो भी काफ़ी खुशी होती है, उस टाइम तो आज के समय में 1 करोड़ लगा लो, इतनी वैल्यू थी इतने पैसों की। तो इन्होंने ये पूरी रकम ना शांति निकेतन आश्रम के कामों में लगा दी। अभी हमने पढ़ा था ना शांति निकेतन को, फिर इन्होंने स्कूल में परिवर्तन कर दिया था, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तन हुआ था। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, 1901 में शुरू किया था इन्होंने वो स्कूल। एक ग्रामीण सहकारी बैंक भी खोला। अभी भी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक है ना, जो मतलब जिसमें गांव के ही काम होते हैं, ऐसे इन्होंने बैंक भी खोला गया, इनके द्वारा खोला गया, ताकि देहातियों का उपकार हो, जो ग्रामीण है ना उनका भला हो और उन्हें सस्ते ब्याज पर ऋण मिल सके।
और उन्होंने कम ब्याज पर ऋण मिल सके ताकि जो गांव के रहने वाले हैं उनको भी थोड़ी सी सुविधाएं मिल सके इन्होंने, क्योंकि ये सामाजिक सेवा बहुत करते थे। 1915 के शुरू में गांधी जी शांति निकेतन आए, जो आश्रम इन्होंने शुरू कर रखा था 1915 में ना, गांधी जी वहां पर आए। उस समय दोनों महापुरुषों में जो मित्रता हुई वह दिनों दिन बढ़ती चली गई। शांति निकेतन काफी मतलब प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। गांधी जी भी वहां पर आए 1915 में, और उसके बाद जो दोनों महापुरुष कौन, गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, इनमें जो मित्रता हुई वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। उसी वर्ष अंग्रेजी सरकार ने कवि को रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी, जैसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि है, भगत सिंह को शहीद की उपाधि है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो इस तरह से इनको सर की उपाधि दी गई। सन 1919 में जलियांवाला बाग का गोलीकांड हुआ। सबको पता 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया था। शोक और रोष से आकुल कवि ने सर की उपाधि लौटा दी। काफी दुख हुआ इनको, काफी गुस्सा आया, उससे दुखी होकर कवि ने जो उपाधि मिली थी ना सर की, वह उपाधि वापस से लौटा दी, क्योंकि उपाधियों को लौटाया भी जा सकता है कि मैं आपकी इस उपाधि को स्वीकार नहीं करता, तो इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई मतलब इस उपाधि को इन्होंने लौटा दिया था। अपनी 11 विदेश यात्राओं में कवि ने लगभग सारी दुनिया घूम ली थी। हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर, कवि ने कुल 11 विदेश यात्राएं की थी। ज्यों ज्यों उन्होंने दुनिया देखी त्यों तो उनका यह विचार पक्का होता गया, मतलब जो विदेश यात्राएं की इन्होंने मतलब दुनिया में घूमे ये, और जैसे ही इन्होंने दुनिया देखी तो इनका जो विचार था यह पक्का होता चला गया। और विचार क्या था कि सभी देशों की जनता में मित्रता और प्रेम भावना के आदान प्रदान के बिना संसार में सुख शांति की आशा करना व्यर्थ है। अगर हम ये चाहें कि भारतीय जनता अगर मित्रता से रहे, प्रेम से रहे, तो यहाँ शांति स्थापित की जा सकती है। तो यही इनकी सोच थी कि सभी देशों की जनता में, सिर्फ भारत के व्यक्ति ही एक दूसरे से नहीं, बल्कि जो दूसरे देशों की जनता है उनके साथ भी अगर हम मित्रता और प्रेम भावना से रहेंगे तो संसार में सुख शांति की आशा की जा सकती है, अन्यथा आशा करना व्यर्थ है। उसी आदर्श पर इन्होंने शांति निकेतन में सन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसी आदर्श पर कि मतलब सभी देशों की जो जनता आपस में मित्रता और प्रेम भावना से रहे, इसी को आदर्श बनाकर इन्होंने जो शांति निकेतन जो छोटा सा स्कूल था इनका, उसको 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसका आदर्श वाक्य, जैसे हर एक स्कूल का, हर एक विश्वविद्यालय का एक आदर्श वाक्य होता है, तो जो विश्व भारती विश्वविद्यालय था उसका आदर्श वाक्य क्या था, यत्र विश्वम भवति एक नीडम रखा गया, जिसका अर्थ क्या है, यत्र जहाँ विश्व सारा संसार भवती है एक एक नीडम घोंसला। तो इनका जिसका अर्थ क्या है कि जहाँ सारा संसार एक ही घोंसला बन जाए। तो इनकी इच्छा थी कि भारत देश के व्यक्ति ही एक दूसरे से नहीं बल्कि समस्त संसार के व्यक्ति एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहे, तो देश में शांति स्थापित की जा सकती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ कर्म का मंत्र लेकर पैदा हुए थे, जीवन भर कर्म में ही लगे रहे। जैसे हमने पढ़ा बच्चों के बचपन से ही वो अत्यंत प्रतिभाशाली रहे, जैसे ही बड़े होते रहे तो अलग अलग कामों में उनकी रुचि ही, सुप्रसिद्धि मिली, हर भारत का हर एक बच्चा उसको जानता था। तो गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर रहे, कर्म का मंत्र लेकर जैसे संसार में पैदा हुए और समस्त जीवन इन्होंने कर्म में ही लगा दिया। 70 साल की उम्र में वे चित्रकला में जुट गए। जैसे वो 70 साल के हुए तो इनकी रुचि किसमें हुई, चित्रकला में, पेंटिंग में इनकी रुचि हुई। एक से एक विलक्षण हजारों चित्र बना डाले, ऐसे चित्र बनाए जिसकी हम दूसरों के साथ तुलना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता, जिन्हें देखकर सारी दुनिया चकित रह गई। इनके द्वारा जो चित्रकारी की गई उसको देखकर समस्त संसार हैरान था। पूरी दुनिया ने कवि की प्रतिभा का लोहा मान लिया था, समस्त संसार ने लोहा मान लिया था। अपने आप को हार मान लेना सबसे बड़ा इनको माना गया, क्योंकि इन्होंने मतलब चित्रकारी, कवि के गुण, नेता के गुण, हर एक गुण थे मतलब इनके अंदर। अनेकों भाषाओं का इनको ज्ञान था, अनेक विदेश यात्राएं की थी इन्होंने, अनेक अंग्रेजी साहित्यकारों से इनका मिलान था। तो पूरी दुनिया ने कवि की प्रतिभा का लोहा माना। बंगाल की जनता तो इन पर जी जान से निछावर थी। जहाँ वो था ना विश्वविद्यालय, तो वहाँ की जो जनता थी वो तो इन पर जी जान से ही निछावर थी। उन्होंने बड़ी धूमधाम से उनकी 17वीं वर्षगांठ बनाई। अभी हमने पढ़ा ना कि जैसे ही 70 साल
के थे, मतलब चित्रकला से जुड़ गए थे। तो इनकी जो 70वीं वर्षगांठ थी, जो इनका जन्मदिन जो था, उन्होंने बड़ी धूमधाम से मनाया। किन्होंने मनाया? बंगाल की जनता ने। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे अत्यंत प्रतिभाशाली रहे, अनेक क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। समस्त क्षेत्रों में इनको प्रसिद्धि मिली। कुछ समय इनका दुख से भी गया। परिवार में इनके पिताजी की, इनकी पत्नी की एक बेटा एक बेटी, ये सब चल बसे थे, तो काफ़ी दुखमय दिन भी रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने आप को पीछे नहीं धकेला, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर हमारा, इससे हम बहुत सारी नई बातें भी सीख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ, क्या क्या इनके सम्मान थे।